सांस न लेने के कारण आंखें फटी जा रही थी। जिंदगी का शायद हर एक पल आंखों के सामने से दौड़ गया था। कहते हैं मरने से कुछ देर पहले ऐसा ही होता है। इंसान कुछ ही पलों में अपनी पूरी जिंदगी जी जाता है। समझ नहीं पा रहा था मैं तैर रहा था, उड़ रहा था या डूब रहा था। पहले तो कुछ काई सी मुंह नाक आंखों में घुस रही थी। फिर भी कोशिश कर मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि शायद कोई सहारा मिले और किसी तरह जान बच जाए। जाने ऐसा क्यों होता है कि मौत के दस्तक देने पर ही इंसान को जिंदगी की कीमत समझ में आती है। और जिंदगी ही क्या, जब भी इंसान कुछ खो देता है तभी उसकी असली कीमत समझ पाता है। खैर, अब शायद जिंदगी को रोने का कोई फायदा नहीं था। अब शायद जिंदगी खोने वाली थी, पर मेरी झोली खाली नहीं थी, क्योंकि उसमें कुछ ही पल बाद डलने वाली थी मौत। पता नहीं जिएगा या मरेगा, राम ही जाने बचेगा कि नहीं। अरे बच जाएगा। काई धड़ा ने आज तक किसी को मारा नहीं है। काई धड़ा ना होता तो न ही ये पानी में जाता और न ही पानी के बाहर आता। इसकी या दुनिया की नज़रों में हो सकता है ये मौत को छूकर आया हो, पर यह बात पक्की है कि काई धड़ा बेकार में किसी के साथ ऐसा नहीं करता। वो जीता भी भला था और मर के भी भला है। भाई मैं तो कहता हूं भगवान का रूप ही है। देखना, अब ये भी जिंदगी के मायने समझ जाएगा। पर ये है कौन? राम ही जाने भाई। मैंने देखा तो यहां नदी के इस पार पड़ा था। मैं स्टेशन आ रहा था तो इसे कुछ लोगों की मदद से यहां लाकर डाल दिया। देखा, सांस चल रही थी और नदी के उसी कोने में था जहां अक्सर काई धड़ा जाने फेंक जाता है। धुंधली ही सही, पर मैं उन दोनों की बातें सुन पा रहा था। दिमाग धीरे धीरे होश में आ रहा था। उन दोनों की बातें सुनकर लगा कि जैसे यमराज के दरवाजे को छू कर आया हूं। होश में आते ही मैंने अपने हाथ जोड़े और बोला, भाई साहब, मुझे बचाने का धन्यवाद। मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूं। वो रेलगाड़ी रुकी थी वहां नदी के साथ वाली पटरी पर, जब वो ट्रेन पुल पार कर रही थी। जाने क्या हुआ, मुझे चक्कर सा आया था या किसी ने धक्का दिया, पर मैं सीधा नदी में जा गिरा और इसके बाद पूरे हाथ पैर चलाने पर भी मैं निकल नहीं पा रहा था। फिर न जाने मैं कैसे बच गया और अब यहां पड़ा हूं। देख भाई, करिश्मा तो है ही। मौत के मुंह में जाकर तू वापस यहां आ गया है तो करिश्मा तो है, पर आगे भी तो जीना है। शाम ढल रही है और कपड़े तेरे सारे गीले हैं। चल हमारे साथ, रात हमारे घर काट लियो और सुबह कपड़े वपड़े सुखाकर अपने रास्ते चला जाइयो। मेरा दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। आखिर ये माजरा क्या था? क्यों कोई ऐसे धक्का देकर मुझे पानी में गिराएगा और फिर मौत आने के एक पल पहले नदी के बाहर पटक देगा? बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। तभी उनमें से दूसरा आदमी बोला, चल अंदर, स्टेशन मास्टर के दफ्तर में ले चलते हैं इसको। इसके कपड़े बदलवा कर आगे ले चलेंगे। उन दोनों ने सहारा देकर मुझे उठाया और स्टेशन मास्टर के दफ्तर में ले आए। बिल्कुल छोटा सा दफ्तर था, पुराना सा। लग ही नहीं रहा था कि कोई अब भी यहाँ बैठता है। बड़ा पुराना सा छोटा सा कमरा था। दफ्तर क्या, छोटा सा घर ही लग रहा था। वहाँ उसकी धूल जमी मेज कुर्सी के साथ साथ छोटा सा धूल जमा पलंग, एक स्टोव, कुछ पुराने बर्तन, कमरे के कोने में रखा थोड़ा सा खाना बनाने का सामान और पुरानी पानी की एक सुराही एक कांच के गिलास के साथ रखी थी।
उन दोनों ने ढूंढ ढांड कर वहां लगे एक छोटे से पर्दे के पीछे बनी शेल्फ से एक पुराना तौलिया निकालकर मुझे दिया और एक चादर निकालकर बोले कि बदन पोंछ कर इसे लपेट लेना, हम कोई टांगा या रिक्शा लेकर आते हैं, और चले गए। मैंने ठिठुरते हुए किसी तरह अपने कपड़े निकालकर खुद को पोंछा। पानी कपड़ों और जूतों में तो क्या, नाक कान से भी अभी तक निकल रहा था। रह रह कर छींकें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे जुकाम हो गया है। जेब से पर्स और मोबाइल निकाला तो उनकी हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और अभी मोबाइल ऑन करने का मतलब उसे ख़राब करना ही था। पर्स से नोट निकालकर मेज़ पर फैला दिए और बदन पोंछकर चादर लपेट कपड़े निचोड़कर सूखने डाले और कांपता हुआ किसी तरह उसी बिस्तर पर आधा बैठा और आधा लेट गया। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा बच गया हूं। सामने बनी खिड़की से दिख रहा था कि मेरी तरह उस प्लेटफॉर्म ने भी चादर ओढ़ ली थी, पर वो चादर अंधेरे की थी। एक छोटा सा अनजान स्टेशन होने के कारण किसी तरह की चहल पहल नहीं थी। मेरा बदन बुखार से टूट सा रहा था। कमजोरी और थकावट से कुछ ही देर में वैसे ही लेटे लेटे मेरी आंख लग गई थी। कुछ देर बाद जब आंख खुली तो सामने टेबल पर रखी छोटी सी चाबी वाली रेडियम के नंबरों की घड़ी में से देखा तो कोई 10:30 बजे थे। मन घबरा सा रहा था। किसी अपने का कंधा और एक प्याली प्यार भरी चाय की सख्त जरूरत लग रही थी। सारा बदन तो सूख गया था, पर अकेलापन इतना भारी हो रहा था कि आंखें नम हो गई थीं। चिल्ला चिल्ला कर घर वालों और अपनों को बताने का मन कर रहा था कि मैं जिंदा हूं। अभी ये सब सोचते सोचते मैं खिड़की के बाहर बिछी रेल की पटरियों को देख ही रहा था कि अचानक लाइट चली गई। घुप अंधेरा हो गया था। सुनसान स्टेशन पर दूर दूर से आती सिर्फ रात कीड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दूर दूर तक कोई आबादी न होने की वजह से मालूम हुआ कि अंधेरे का कालापन आखिर कितना गहरा हो सकता है। आधी लाश सा मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या करूं कि तभी एक औरत की सर्द आवाज गूंजी। अंधेरे से ज्यादा डरता है कि मौत से? एक पल को मेरा दिल इतनी तेजी से धड़का और पूरा बदन ऐसे कांप गया जैसे बिजली का कोई खतरनाक झटका लगा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आवाज कहां से आई है। सुना नहीं क्या? शरीर के साथ साथ दिमाग भी भीग गया है कि? बड़ी हिम्मत कर थूक गटकते हुए मैंने पूछा। जी कौन? चल, मरा तो ना है अभी, वैसे यहां तो मुर्दे भी बात करे हैं, वो भारी भरकम आवाज में बोली और कमरे में घुसकर एक छोटा सा गिलास जिसमें कुछ गर्म चाय या दूध रहा होगा मेरे सामने लाकर मेज पर रख दिया और धम से सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। जी ये क्या है? और आप? मैंने घिघियाते हुए पूछा। अरे रतली हूं मैं, सामने लाइन पार चाय की छोटी सी टपरी है मेरी। वो दोनों जो तुझे यहां छोड़ गए थे मुझे बोल गए थे चाय पिलाने को तुझे, पर शाम के बाद मैं स्टेशन के बाहर भी थोड़ी चाय बेच लेती हूं। स्टेशन के अंदर तो भूत से घूमते हैं शाम के बाद। अब यहां से कोई ट्रेन नहीं जाती ना। वो चाय बेचने के चक्कर में बाहर मुझे याद ही नहीं रहा यहां चाय लाना। ले अब पी ले थोड़ी। उस पल समझ में आया कि एक अंधा आदमी तो सिर्फ आवाज से ही पहचान कर पाता होगा। बिना चेहरा देखे किसी को जानना समझना कितना मुश्किल है। कितनी दया है ऊपर वाले की उन लोगों पर जिनके शरीर के सारे अंग ठीक ठाक काम करते हैं,
जिसकी आंखें नहीं होंगी, सुंदरता और कुरूपता के क्या मायने होंगे उसके लिए। शायद वाकई ऐसे लोग दिल से दिल के तार जोड़ पाते होंगे, इसीलिए तो इनको दिव्यांग कहा जाता है। ये ना तो दिखावा देख पाते हैं और ना ही दिखावे के चक्कर में पड़ते हैं। अरे पी ले, ठंडा हो जाएगा। रतली की आवाज ने मुझे मेरी सोच से खींच कर निकाला। चाय की मुझे सख्त जरूरत थी। बिना ज्यादा सोचे मैंने हिम्मत कर मेज पर रखा वो गिलास उठा लिया। बड़ी ही राहत मिली उसे हाथ में लेकर। भूख और प्यास से बुरा हाल था। मैंने फटाफट वो गिलास अपने मुंह से लगा लिया। पर ये क्या? ये तो कुछ नमकीन सा था। चाय या दूध तो बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है? मैंने पूछा तो वो बोली, सूप है, टमाटर का सूप। खून नहीं है, परेशान मत हो। दूध खत्म हो गया था मेरे पास। सूप का एक पैकेट रखा था। टाइम ज़्यादा हो गया है, इसीलिए जो था वो लेके आई। ये ले पकड़ गिलास। और उसने ढूंढ ढांड कर अंधेरे में गिलास मुझे पकड़ा दिया। उसकी बात सुन मुझे थोड़ा आसरा हुआ और दोनों हाथों से उस स्टील के गिलास को पकड़ घूंट घूंट भर मैं आराम से सूप पीने लगा। पर पहले पिए किसी भी सूप जैसा स्वाद नहीं था इसका। और दोबारा उससे मैं और कुछ पूछता तो वो शायद गिलास उठाकर ही फेंक देती। मैं चुपचाप सूप पीता रहा। मौत के घर का दरवाजा जाम था शायद। तेरी जिंदगी उस पार दस्तक देकर लौट आई है। या तो मौत अपने घर पर नहीं थी, या तेरी जिंदगी को मौत का पता नहीं मिला। कुछ ही लहरें हैं जो चट्टान से टकरा कर लौटती हैं, ज्यादातर बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं। अंधेरे में रतली जाने क्या क्या बोल रही थी। रात के घुप अंधेरे में कई बार मन में ऐसा उजाला हो जाता है कि अंधेरा अंधेरा नहीं लगता। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। दो साए टॉर्च लेकर उस कमरे में दाखिल हो रहे थे। उनमें से एक की जानी पहचानी आवाज गूंजी, सॉरी भाई, दूर दूर तक कोई रिक्शा टांगा नहीं मिला और काफी देर से लाइट न होने के कारण इतना अंधेरा था कि हम थोड़े लेट हो गए। अभी वो बात कर ही रहे थे कि एकदम लाइट आ गई। अंधेरा पड़ा कमरा अचानक उजाले से नहा गया था। पर सामने देखा तो कुर्सी पर कोई नहीं था। मैं भागकर कमरे के बाहर आया। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। वो कहां चली गई? मैंने घबराते हुए पूछा। वो कौन? वो रतली। रतली? तू कैसे जानता है उसे? अरे वो आई थी यहां, अभी तो यहीं थी, मेरे लिए सूप लेकर आई थी। वो देखो गिलास रखा है मेज पर मेज खाली थी। मेरे बिछाए गीले नोट सूख कर बेतरतीब बिखरे पड़े थे। भाई मर चुकी है रतली तो 15-20 साल पहले। उसी का तो पति था दारू, जो अनजाने ट्रेन के नीचे आ गया था। क्या करता, दिमाग का हल्का था बेचारा। चाय देने गया था, स्टेशन पर रुकी एक ट्रेन में कि अचानक ट्रेन चल पड़ी। उस पागल को ठीक से समझ ही नहीं आया और वो चलती ट्रेन से ऐसा गिरा कि पटरी और ट्रेन के बीच में आकर उसका सर धड़ से अलग हो गया। सर पटरी पर ही रह गया और धड़ उसी काई के तालाब में जहां से तुम्हें निकाल कर लाए हैं वहां जा गिरा। भला मानुस था बेचारा, सब का काम किया करता था और इसी वजह से ये रतली ने भी उससे शादी कर ली थी। कहती थी इस दुनिया के समझदारों से तो ये पागल अच्छा। जात, धर्म, पैसे, ओहदे सब से दूर है दारू। बिल्कुल ऐसा जैसे भगवान। पर जिस दिन दारू ट्रेन के नीचे कटा, रतली भी पागल हो गई और उसी तालाब में डूब मरी थी। यहां पीछे एक पुराने ट्रेन के डिब्बे में उसकी चाय की दुकान थी।
दोनों वहीं से चाय बेच बेच कर अपना गुजारा करते थे। अभी हम बात कर ही रहे थे कि तभी किसी के पीछे खड़ी पुरानी ट्रेन के डब्बों पर कुछ रगड़ने की आवाज आई। खिड़की से देखा तो डब्बे पर कुछ रगड़ने से चिंगारियां निकल रही थीं। चिंगारी यहां से वहां बनती चली जाती थी। मैंने पूछा ये कैसे हो रहा है, तो उसमें से एक आदमी बोला, दारू यानी काई धड़ा ही है ये। जब जिंदा था ऐसे ही पत्थर इस रेल के डिब्बे से रगड़ रगड़ कर चाय बेचता था वो, और आज भी ऐसे ही रगड़ रहा है। दिखाई नहीं देता है, पर ऐसे ही आज भी उसकी रूह ऐसे ही चिंगारियां बजाकर बताती है कि आज भी वो यही है। भाई क्या दुनिया है तुम लोगों की। भूत आत्माएं तुम्हारे आसपास घूम रही हैं और तुम्हें डर नहीं लगता? उन दोनों ने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। चल भाई, ये कपड़े लाए हैं और ये थैला। ये कपड़े पहन और अपने गीले कपड़े इस थैले में डाल और चल पड़। रात काफी हो चुकी है, आगे रास्ता काफी सुनसान है और लंबा भी। ना करते भी अपनी साइकिल पर लगभग घंटा लग जाएगा हमें पहुंचते पहुंचते। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, सुनिए भाई साहब, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, आप ऐसा कीजिए, आप घर जाइए, मैं यहीं आराम कर लेता हूं। आपको तकलीफ ना हो तो सुबह तक कपड़े सूख जाएंगे और मैं यहीं से कोई जुगाड़ लेकर निकल जाऊंगा। मुझ में और चलने की हिम्मत नहीं है अभी। तभी उनमें से एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और स्टेशन मास्टर के दफ्तर के बाहर ले आया। अरे सुन, तू शाम सी हो रही थी तब से यहां लेटा है। तूने यहां किसी जिंदे मानुस को देखा? ये देख, इस स्टेशन का बोर्ड। जगह का नाम जो भी था, पर आज इस जगह का नाम ये है। और इसी के साथ उसने टॉर्च की रोशनी उस बोर्ड पर दे मारी। उस बोर्ड पर किसी ने स्टेशन का नया नाम लिख दिया था, जिंदा पलट। देख क्या लिखा है, जिंदा पलट। भाई ये स्टेशन नहीं रह गया है, ये दूसरी दुनिया का कोई दरवाजा बन गया है। यहां से भूत प्रेत आवे जावें। यहां रात अकेले रुकना खतरे से खाली ना है। देख 12 बजने वाले हैं, निकल चल, सुबह गांव से तेरे निकलने का कोई इंतजाम कर देंगे। वो जहां तू पड़ा मिला था उसके सबसे पास कोई छत थी तो वो यही थी, इसीलिए जल्दी में तेरी जान बचाने के लिए तुझे यहां ले आए थे। देख अमावस रात है, हिम्मत कर और चल निकल। आज ही मौत के मुंह से निकला है, दोबारा क्यों मौत के मुंह में जाना चाहता है? इसके बाद मैंने सोचा ये लोग इतनी मिन्नत मशक्कत कर रहे हैं तो कोई और बड़ी ही बात होगी। मैंने 5 मिनट में कपड़े बदले, अपने गीले कपड़े, पैसे, मोबाइल थैले में डाले और उन दोनों के साथ उस मनहूस स्टेशन से निकल पड़ा। हम तीनों वहां स्टेशन के कोने में रेल के फाटक के पास खड़ी उसकी साइकिल के पास पहुंचे और उसे लेकर चलने ही लगे थे कि पता चला किसी ने साइकिल के दोनों टायरों की हवा निकाल दी थी। अरे अच्छी खासी तो थी अभी जब शाम में मैं इस पर बैठकर आया था। खैर अब कोई चारा नहीं था, वहां से चलने की हिम्मत तो नहीं थी। शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका था, पर आत्मा डर से कांप रही थी। इतना सब देखने सुनने के बाद वहां से निकलने में ही भलाई थी। सामने पुराना रेल का फाटक बुरी तरह जाम था। किसी तरह झुककर हमने पंचर साइकिल वहां से निकाली और तीनों राम का नाम लेते हुए वहां से चल पड़े। रात कीड़ों की आवाज के साथ साथ अभी भी किसी के उस पुराने ट्रेन के डिब्बे पर पत्थर रगड़ने की आवाज लगातार आ रही थी। मुड़कर देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। दूर दूर तक मनहूसियत फैली थी। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। डर नस नस में ऐसे दौड़ रहा था कि जहां कुछ देर पहले उठने की हिम्मत नहीं थी, वहीं अब चाल काफी तेज हो गई थी। तभी हमारे पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। उनमें से एक आदमी बोला,
15 कदम चलो और रुक जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सर से लेकर पांव तक बदन में बिजली सी दौड़ गई थी। मैं भागने लगा तो उसने मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया। धीरे धीरे भाई, कदम की आवाज़ ना हो। और धीरे धीरे कदम दर कदम हम पूरे 15 कदम चलकर रुक गए। जमीन पर बैठ जाओ। और इसी के साथ हम तीनों जमीन पर बैठ गए। कुछ 3-4 मिनट तक धीरे धीरे वो कदम हमारे पीछे आए और फिर शायद रुक गए। अब सूखी बजरी पर किसी के चलने की आवाज़ नहीं आ रही थी। इसके कुछ पल बाद उसने मुझे उठने का इशारा किया और मेरे मुंह पर अपना हाथ रखकर बोला, बोलना नहीं। वो देखो, लाल बत्ती, वो लाल बत्ती सी तैरती जा रही है। भाई, हर अमावस मौत यहां 13 डग नापती है। डग मतलब? डग मतलब कदम। मौत हर अमावस को यहां 13 कदम नापती है और उसके इन 13 कदमों में कोई मानुष आ गया तो उसे अपने साथ ले जाती है। जल्दी निकल चलो यहां से। उस काली रात में जहां मीलों मील खौफ और मौत से हम आंख मिचौली खेल रहे थे, जरूर राम का नाम ही था जो हमें हाथ देकर बचा रहा था। पूरे 2 घंटे लगे हमें गांव तक पहुंचने में। उस रात का सन्नाटा आज भी मुझे अंदर तक दहला देता है। अगले दिन उठकर सबसे पहले मैंने अपने घर फोन किया और इसके बाद घर के लिए निकल पड़ा। रात होते होते तक मैं अपने घर पहुंच रहा था। कितना फर्क था गांव की उस खौफनाक रात और शहर की इस जगमगाती रात में। घर पहुंचकर दिलो दिमाग को बहुत सुकून मिला। यहां तक कि 2-3 दिन बाद ट्रेन में छूटा मेरा सामान भी किसी ने मेरे बैग पर लिखे पते को पढ़कर घर पहुंचा दिया था। ऐसा कुछ हुआ कि उस हादसे के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद मेरी हर तकलीफ उस रात का अंधेरा निगल गया था। क्या ये सब काई धड़ा की वजह से था? क्या ऐसी आत्माएं होती हैं जो मरकर भी लोगों की मदद करना पसंद करती हैं? मैं नहीं जानता, पर आज मुझे लगा कि ये एक ऐसी कहानी है जिसे मुझे अपनी डायरी में लिखकर कैद कर लेना चाहिए। अभी मैंने लिखकर डायरी बंद ही की थी कि लाइट चली गई। एक बार फिर अंधेरा, गुप, और मेरे कानों में रतली की आवाज गूंज उठी। अंधेरे से ज्यादा डरता है या मौत से? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियां लिखने में मजा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।